नमस्कार। पिछले वीडियो में हम तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से 1351 ईस्वी तक वो शासन किया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ उसके चरित्र का मूल्यांकन भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था उसको इतिहास में दो भागों में बांटकर वो पढ़ा जा सकता है। पहला जो चरण है वो 1325 से 1335 ईस्वी तक का समय है, जिसके दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत का विस्तार करने के साथ साथ विभिन्न नई नई योजनाएं हैं वो प्रवर्तित की। परंतु सुल्तान द्वारा प्रवर्तित की गई ये सभी नवीन योजनाएं हैं वो पूर्णतः असफल रही और इन असफलताओं ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भी एक सुल्तान के रूप में है वो एक प्रकार से सुल्तान की है वो जो विफलता थी वो प्रदर्शित होने लगी। परिणाम स्वरूप सल्तनत में है वो निरंतर विद्रोह होने लगे। 1335 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक का जो समय है, जो उसके शासनकाल का दूसरा चरण है, जिसमें सुल्तान को निरंतर विद्रोहों का सामना करना पड़ा और निरंतर हो रहे इन विद्रोहों का दमन करने के लिए सुल्तान स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो निरंतर भागता रहा। और ऐसे ही एक विद्रोह का दमन करने के दौरान जब सुल्तान सिंध स्थित ठट्टा में है वो शाही सैन्य शिविर लगाए हुए था, उसी दौरान मार्च 1351 ईस्वी में उसकी अचानक है वो मृत्यु हुई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की है वो मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा के शाही सैन्य शिविर में अचानक मृत्यु के कारण शाही शिविर में एक प्रकार से वो भय का माहौल व्याप्त हो गया। शिविर में चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई। ऐसी अव्यवस्था की स्थिति में जो अमीर और उलेमा थे, जो कि उस ठट्टा के शाही सैन्य शिविर में उपस्थित अमीर और उलेमा थे, उन्होंने सर्वसम्मति से मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान है वो घोषित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक जो है वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था, जिसकी माँ नैला बीबी है वो एक राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। फिरोज शाह तुगलक का जन्म है वो 1309 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक है वो अत्यंत गंभीर स्वभाव का था और उसने अपनी स्वामी भक्ति और आज्ञाकारिता से वो शीघ्र ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो विशेष स्नेह है वो एक प्रकार से प्राप्त कर लिया था। और जब मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा के शाही शिविर में आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में शिविर में स्थित जो अमीर और उलेमा थे, उन्होंने सर्वसम्मति से 23 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा के शाही शिविर में हो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया। क्योंकि ठट्टा स्थित जो शाही शिविर था, उस शाही शिविर में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के कारण आकस्मिक मृत्यु ने एक प्रकार से शिविर में वो भय और अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में जो अमीर और उलेमा थे वो घबरा गए। साथ ही जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में जो मंगोल वैतनिक सैनिक थे, उन्होंने भी शिविर को है वो लूटने की योजना बनाना शुरू कर दिया। साथ ही एक मंगोल सेना
उनके संपर्क के कारण ही, उन वैतरिक मंगोल सैनिकों के संपर्क के कारण एक मंगोल सेना में भी है, मंगोलों की एक शक्तिशाली सेना है, वो भी ठट्टा के है वो उस शाही शिविर की ओर बढ़ रही थी। साथ ही साथ ठट्टा के जो विद्रोही अमीर थे जिनके विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक अभियान करने के लिए आया हुआ था, उन्होंने भी संगठित होकर है वो शाही शिविर पर है वो आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। और इस प्रकार की आशंकाओं ने शिविर में उपस्थित अमीरों और उलेमाओं में भय उत्पन्न कर दिया। और इसी भय की स्थिति में अमीरों और उलेमाओं ने तुरंत निर्णय लिया कि यदि किसी व्यक्ति को सिंहासन पर तत्काल नहीं बिठाया गया तो ऐसी स्थिति में शाही शिविर में उपस्थित किसी भी व्यक्ति का बचकर दिल्ली जाना अत्यंत ही दुष्कर और कष्टप्रद होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति है वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं। ऐसी स्थिति में सभी उलेमाओं और अमीरों ने सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक का चयन किया। यद्यपि फिरोज शाह तुगलक ने वो पहले सुल्तान बनना है वो पूर्ण रूप से स्वीकार कर दिया, परंतु जब अमीरों और उलेमाओं ने उसका सर्वसम्मति से चयन करने और अपने निर्णय पर है वो अडिग रहने का विश्वास दिलाया और वास्तविक शिविर की वास्तविक स्थिति से उसे अवगत करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने वो सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। परंतु सुल्तान बनते ही उसके राज्याधिकार को चुनौती दी गई। और राज्याधिकार को ये जो पहली चुनौती थी ये उसे शाही शिविर में उपस्थित मृत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सगी बहन खुदाबंद ज़ादा की तरफ से दी गई थी। खुदाबंद ज़ादा जो कि शाही शिविर में उपस्थित थी, उसने शिविर में उपस्थित अमीरों को संदेश भिजवाया कि उसके पुत्र दावर मलिक के होते हुए कोई अन्य व्यक्ति सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है। वैधानिक तौर पर इस्लामी जो परंपरा है उसमें वैधानिक तौर पर उसका पुत्र है वो सिंहासन का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अमीरों ने सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक आधार पर है वो जो दावर मलिक था उसके दावे को है वो सैद्धांतिक तौर पर सही माना, परंतु वे दावर मलिक की अयोग्यता से पूर्ण रूप से परिचित थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने दावर मलिक की अयोग्यता के कारण सिंहासन पर उसके दावे को है वो ठुकरा दिया और उन अमीरों और उलेमाओं का एक जो प्रतिनिधि मंडल है उसने खुदाबंद ज़ादा को है वो समझाने का प्रयास किया कि यदि हमने तुम्हारे पुत्र दावर मलिक को सिंहासन पर बिठाया जो कि पूर्ण रूप से अयोग्य है, तो ऐसी जबकि वर्तमान जो शाही शिविर है, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन वर्तमान विकट परिस्थितियों में तुम्हारा जो अयोग्य पुत्र है उसके कारण हम और भी संकट में फंस सकते हैं, क्योंकि एक शक्तिशाली मंगोल सेना है वो शिविर के निकट आ चुकी है और शाही सैन्य जो सेना थी उसमें भी एक प्रकार से वो विद्रोह की भावना है वो पनप रही थी। इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में वो समझाने पर खुदाबंद ज़ादा ने भी फिरोज शाह तुगलक के वो चयन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने वो सुल्तान बनने के बाद चूँकि उसका चयन है वो सर्वसम्मति से किया गया था और शिविर में उपस्थित सभी अमीरों और उलेमाओं ने सिंहासन पर बैठाने के पश्चात उसके प्रति निष्ठा की है वो शपथ ली। तत्पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने है वो तीसरे दिन अपनी सेना को है वो पुनः संगठित कर शिविर के निकट आ चुकी मंगोल सेना पर है वो आकस्मिक आक्रमण कर उसे पराजित कर खदेड़ दिया। साथ ही साथ उसने शिविर पर है वो आक्रमण की योजना बना रहे सिंध के जो उपद्रवी अमीर थे उनको भी है वो पूर्ण रूप से पराजित कर खदेड़ दिया और दिल्ली की ओर है वो प्रस्थान किया। परंतु मार्ग में उसे दूसरी वैधानिक उसके राज्याधिकार को है वो दूसरी वैधानिक चुनौती का सामना करना पड़ा। जब फिरोज शाह तुगलक का वो ठट्टा से रवाना हुआ था, कुछ समय पश्चात ही उसे मार्ग में एक पत्र मिला जो कि मर्द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर
ख्वाजा जहां की ओर से दिल्ली के उलेमाओं के हाथों से भिजवाया गया था। इस पत्र में लिखा गया था कि मृत सुल्तान की है वो मृत्यु का समाचार मिलते ही उसके अल्पवयस्क पुत्र को है वो दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया गया है तथा फिरोज शाह तुगलक से उसका संरक्षक बनने का आग्रह किया गया। इस पत्र ने फिरोज शाह तुगलक को है वो एक पेशोपेश में डाल दिया। फिरोज शाह तुगलक ने वो तुरंत अमीरों और उलेमाओं को है वो बुलाया और उनके समक्ष है वो इस पत्र को प्रस्तुत कर दिया। अमीरों और उलेमाओं ने वो इस पत्र पर चर्चा करने के पश्चात उन्होंने अपने पूर्व निर्णय पर है वो कायम रहने का है वो निश्चय किया और मोहम्मद बिन और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली प्रस्थान के लिए है वो एक प्रकार से राजी कर लिया। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब वह दिल्ली के निकट पहुंचा तो वजीर ख्वाजा जहाँ है वो उसका दिल्ली से बाहर ही उसका स्वागत करने के लिए है वो उपस्थित हुआ और उसने फिरोज शाह तुगलक का स्वागत किया। और वजीर ख्वाजा जहाँ ने अमीरों और उलेमाओं की जो सहमति थी उसके समक्ष है वो अपनी सहमति भी है उसे जाहिर करनी उसे अपनी सहमति है वो देनी पड़ी। तत्पश्चात फिरोज शाह तुगलक है वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के पश्चात मृत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के वो तथाकथित पुत्र को सिंहासन से है वो अपदस्थ करके फिरोज शाह तुगलक को है वो सुल्तान बनाया गया और दिल्ली स्थित सभी उलेमा और अमीरों को यह कहकर शांत कर दिया गया कि ठट्टा के शाही शिविर में मृत्यु से पूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र था या नहीं। हालांकि यह एक अत्यंत ही विवाद का विषय है। कुछ समकालीन इतिहासकारों ने है वो मोहम्मद बिन तुगलक लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का है वो कोई पुत्र नहीं था, लेकिन अधिकांश जो समकालीन ग्रंथ है उनमें इस प्रश्न का है वो कोई उत्तर नहीं मिलता। अतः इसका सही उत्तर देना एक प्रकार से है वो अत्यंत ही कठिन कार्य है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक पर है वो एक प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र के होते हुए दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करने का आरोप भी लगाया है कि उसने दिल्ली के सिंहासन को एक प्रकार से वो जबरन है वो हस्तगत किया था। परंतु यह मत एक प्रकार से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो समकालीन इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों के वृत्तांतों से ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोज शाह तुगलक ने वो सिंहासन को किसी भी प्रकार से हड़पने का प्रयास नहीं किया। सभी अमीरों और उलेमाओं ने एक प्रकार से उसका चयन है वो सर्वसम्मति से किया था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा, जो कि तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक है वो शासन किया था। अगला जो वीडियो है उसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति, प्रश्न आ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति पर टिप्पणी लिखिए, या प्रश्न आ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था या शासन प्रबंध के गुण दोषों पर है वो टिप्पणी लिखिए। तो बात एक ही है। कुछ बिंदु हैं जो मैंने आपको रिटर्न में भी दिए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।